जैसे कि स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग इस क्लास में हम लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ लिया है। अब एक वर्ड बचा हुआ पीटी के, इसको एक्सप्लेन करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है हमारे अकाउंटिंग का, जीएसटी, जो हर तरफ फैला हुआ है, आपको पता ही है सारी चीजें। और इसके बिहार पे हम काम करेंगे कंपनी, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमें अब स्टार्ट करना है प्रैक्टिकल टर्म। अभी तक प्रैक्टिकल टर्म नहीं चल रहे थे, अब हम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो एक वर्ड दिया है पेटी कैश, इसका मतलब क्या है? तो काफी चीजें इसमें दी हुई हैं, लंबी लंबी। मिसलेनियस एक्सपेंसेस सच एवरीवन कन्वेंसेस है, कार्टेज है, पोस्टेज है, टेलीग्राम है। मतलब कि सीधी सी बात ये जान लीजिए कि मान लीजिए आप लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी कोई संस्था है जैसे जीआईटी ही है, और आप लोग यहाँ काम करते हैं। और हुआ यूं कि डायरेक्टर सर ही मान लीजिए, उन्हीं को एज्यूम कर लीजिए कि डायरेक्टर सर को कहीं जाना है, मतलब अपने घर ही जाना है। तो उन्होंने आपको एक मुफ्त 10,000 रुपए दे दी। क्या दे दिए? 10,000 रुपए। उन्होंने कहा कि देखिए, आप उसी में से खर्चा करिएगा, और जितने भी संस्था के एक्सपेंसेस आएंगे उसको मैनेज करिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर आया, उस ऑर्डर का पेमेंट करना हुआ, कोई पोस्ट ऑफिस से कोई पोस्ट आया उसका पेमेंट करना हुआ, कुछ मान लीजिए चाय पानी का हो रहा है ना, या संस्था में जो भी छोटे छोटे खर्च होंगे उस चीज को मैनेज करिएगा। और जो एक मुफ्त अमाउंट उन्होंने 10,000 हमें दिया, वही क्या कहलाता है? पेटी कैश कहलाता है। जो किस लिए दिया गया? संस्था के खर्च हेतु दिया गया आपको, कि 10 दिन तक वो नहीं रहेंगे, 10 दिन तक उस पैसे से वो चीजें क्या करिएगा? मैनेज करिएगा। वही यहाँ दिया हुआ है। मिसलिनियस एक्सपेंस हो गए, जैसे कि मिसलिनियस में बहुत सारे नहीं मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन के क्वेश्चन को मिसलिनियस बोला जाता है, पता है नहीं बात? एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, वैसे ही इसमें है। कार्टेज हो गए, पोस्टेज हो गए, टेलीग्राम हो गया, ये सारी जो भी एक्सपेंसेस होंगे, इस चीज को मैनेज करने का काम करता है कौन? पेटी कैश। पेटी कैश हुआ क्या कि आपको एक मुफ्त कोई अमाउंट दे दिया जाए, और कहा जाए कि संस्था का जो भी खर्च होगा 5 दिन तक संभालिएगा मेरे ऑप्शन में। समझ आ रही मेरी बात ना? यही होता है पेटी कैश। बात क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे यहाँ कुछ समझाया भी गया है। petty cash follow the impress system. This system a definite sum of 5,000 is given by the petty cashier। मतलब किसी ने पेटी कैशियर कौन हो गया? डायरेक्टर सर, जिन्होंने दिया आप लोगों की पैसा 5,000 रखिए और संस्था का खर्च करेंगे, चलाइएगा। ठीक है, तो वही सारी चीजें, आपने इतना खर्च कर दिया, जो भी बचा तो रिटर्न करेंगे, और जो आपने यूज किया वो क्या कहलाएगा? पेटी कैश के साथ। बात क्लियर है? ठीक है। शॉर्टकट में कैसे? शॉर्टकट में ये है कि मान लो कोई की संस्था को किसी भी चीज के हेतु खर्च करने के लिए दिया गया है पैसा। जैसे मान लो आप कहीं कार्यरत हैं, कहीं काम कर रहे हैं, और आपको पैसा दे दिया गया कि हम नहीं रहेंगे 10 दिन 5 दिन तक, आप संस्था का जो भी खर्च होगा आप संभालिएगा इन पैसों से, जो पैसा मैंने आपको दिया है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है खर्च? चाय पानी का हो सकता है, या कोई ऑर्डर आया, कोई पोस्ट से आया कोई चीजें, या अदर जो भी छोटी छोटी, मान लो मार्कर ही कट गया, मार्कर ही खत्म हो गया था, तो मंगाओगे ना खरीद के, तो पैसा कहाँ से यूज करो? जो आपको उन्होंने दिया है वही पैसा तो क्या कहलाता है? पेटी कैश कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चले। अब हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। किसके बारे में? जीएसटी के। यानी जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, टैक्सेस बोलिए, टैक्स बोलिए, डजेंट मैटर। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस हो गई। जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। अच्छा, जीएसटी से पहले भी कोई टैक्स लगता ही होगा। यस सर। उसका नाम क्या था? वैट। वैट, टीईटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट कोई भी बनती है तो वो अपने घर से पैसे नहीं लगाती है पब्लिक पे, आपसे ही पैसे वसूलती है किसी ना किसी मेथड से, और आप में ही बांटती है। आप सोचिए, जैसे ये राशन वाला सिस्टम जो चल रहा है, और जो किसान लोग हैं, उनसे गवर्नमेंट 18 या 20 रुपए में चावल खरीदती है, या जो भी गेहूं खरीदती है ना, और वही गेहूं आपको फिर से 2 रुपए में वापस कर देती है। यानी कि ओवरऑल लॉस हो रहा है कि नहीं गवर्नमेंट का? वो सही चीज मेंटेन कर रहा है ना कहीं आप ही से मेंटेन कर रहा है। और सोचिए, फार्मर लोग या जिनके कार्ड वगैरह है, वो लोग कितने चालाक हैं कि उससे 2 रुपए में खरीदते हैं, फिर वही इकट्ठा करके गवर्नमेंट को 20 रुपए में बेच देते हैं। तो ये बताइए, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
और महंगाई आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, ऑब्वियसली आएगी। और फिर आप चिल्लाएंगे कि गवर्नमेंट भी खराब है। सोचिए कि राशन लोग खरीदते हैं 2 रुपया 3 रुपया केजी, और उसी राशन को 20 रुपया केजी बेच भी देते हैं गवर्नमेंट को ही, तो कितना नुकसान हुआ। यानी कि सही बात कहा जाए अगर, तो कार्ड होल्डर जो भी है, हकदार वही है जिनके वहां खाने का बिल्कुल वो नहीं है, अनाज नहीं है, उनके लिए ही कार्ड वाली सिस्टम। लेकिन आजकल काफी लोग राशन का फायदा उठाते हैं, जिनका अच्छा खासा घर है, उनके घर भी लाल कार्ड है। लाल कार्ड जानते ही, आपको कार्ड में भी वरीयता दी जाती है। लाल वाला कार्ड होता है, सफेद वाला, हिंदी में उसको बोलते हैं अंत्योदय और पात्र गृहस्थी। तो कौन सा कार्ड लाल वाला होता है? अंत्योदय। अंत्योदय में बेनिफिट ज्यादा होती है। अगर आपका लाल कार्ड है, मतलब कि आप बहुत ही गरीब है, इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इस श्रेणी में आप आते हैं, जैसे कि मैं भी आता हूँ, मेरे वहां पे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। लाल में क्या होता है कि जो बहुत निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं, जिनके वहां खाने के लिए भी वो नहीं है, उनके वहां लाल कार्ड होता है। हाँ, गरीबों के लिए सफेद बनवा दिया है वो भी। तो वो सारी चीजें डिपेंड करती है गांव के प्रधान वगैरह पे। अब जैसे ही आपका पता है ना, गांव में कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है, कंपटीशन में बहुत काम होता है गाँव। ठीक है, अलग लेवल पे चलते हैं। तो हो गया है जो भी है। तो पात्र गृहस्थी और अंत्योदय की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है लाल वाले कार्ड का। और ये चीजें अनाज के मामले में भी होती है। जब राशन कार्ड में अनाज दिया जाता है, आपको दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस वक्त अगर किसी को, लेट एज्यूम, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, कि अगर व्हाइट वाले को 5 मिल रहा है तो रेड वाले को 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलता है। समझ आ रही मेरी बात ना? यानी ज्यादा वरीयता दी जाती है लाल वाले कार्ड को, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंत्योदय। क्या बोलते हैं? अंत्योदय। और उन लोगों का आयुष्मान कार्ड वगैरह भी बनता है, जिसमें गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि 5 लाख की 10 लाख जो भी हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट होगा। वो ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि आप भूखे कहने का बुखार खांसी हुआ है तो दे देगा, नहीं। कोई ऐसा ट्रीटमेंट होगा जिसमें ज्यादा अमाउंट लग रहे हैं, तो उस कार्ड का यूज कर सकते हैं। और वो पैसा कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में डायरेक्टली आपकी जेब में नहीं आएगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आप कार्ड लगाएंगे, वो पेमेंट जाए कहाँ जाएगा? डॉक्टर को। आपको पता है, स्टार्टिंग में इस चीज का थोड़ा सा वो हुआ, लोगों ने विरोध किया, लेकिन अभी डॉक्टर जानबूझ के प्रीफर करते हैं कि जाइए आयुष्मान कार्ड लेके आइए, आपका हो जाएगा ऑपरेशन। क्यों कहते हैं आपको पता है? क्योंकि जब डॉक्टर खुद ऑपरेशन करता है, आपसे पैसे की बात होती है, तो अगर 25,000 बोलेगा तो आप थोड़ा नहीं कोशिश करते हैं, नहीं नहीं नहीं, सब कुछ कम करिए, 21,000 रुपया कर दीजिए, ऐसा जो भी इंसिस्ट करते हैं चीजों में, कंसेशन कराने की कोशिश करते हैं, चाहे दवाओं में हो गई या मेडिकेट जो भी है ऑपरेशन में, या फिर जो भी। लेकिन आयुष्मान से डॉक्टरों को फायदा ये है कि अगर वो 30,000 भी दिखाएंगे, तो उनको 30,000 पेमेंट मिलेगा। सरकारी विभाग, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंसेशन नहीं करेगी, जितना डॉक्टर मांगेंगे उतना उसको पेमेंट करना। बात क्लियर हो रही है? इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर आपको प्रीफर करते हैं कि अगर आपका आयुष्मान कार्ड है तो चाहिए ले जाइए, आराम से आपका ऑपरेशन हो जाएगा, इसीलिए फ्री में हो जाएगा। तो फ्री में होगा, ठीक है, बात तो गवर्नमेंट देगी, लेकिन उसको फायदा होगा ज्यादा। जहां उसको 28 बोलना चाहिए, वहां 30 32 बोलेगा, और गवर्नमेंट देगी। तो तुम्हारी बात ना, तो बात की बात है। हम अपने टॉपिक में फिर से वापस आते हैं, तो यही बात है, दिमाग में रखिएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? आप गवर्नमेंट ये भी कहती है कि अगर आप ज्यादा पैसे कमाते हैं तो आप उसको टैक्स पे करिए। टैक्स पे करेंगे तभी तो वो पैसे इकट्ठे करके आप लोगों में बांटेगी, आप लोगों को चीजें देगी। जैसे पेट्रोल भी बीच में कितना महंगा हुआ था, 100 भी अब हो गया था, तो स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़े सस्ता कर दिया टैक्स, अपना क्या किया, टैक्स को कम कर दिया, तो घट गया। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी कम कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कम किया है, अब स्टेट भी कर देगा। सेंट्रल का मतलब केंद्र सरकार, और स्टेट का मतलब राज्य सरकार का, राज्य भी कम कर देगा, तो आपका पेट्रोल 80 से भी लो चला जाएगा। लेकिन कुछ सोच के ही चीजें नहीं की जाती। हाँ, कहीं ना कहीं बात भी सकते हैं कि पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं उसमें। क्या बोलते हैं, नेताओं का एक दिन मैंने बताया था आपको, कि अगर कोई भी व्यक्ति गलती से विधायक बन गया, एक दिन के लिए भी, एक दिन के लिए भी, और एक दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा ना। अगर उसका पेंशन मिलेगा कितना, मान के चले 25 मिल रहा है, उनको क्या पेंशन मिल रहा है, और गलती से ये व्यक्ति फिर से एक बार विधायक बन गया,
और जब भी रिटायर होगा तो फिर 25,000 मिलेगा। ये नहीं कि पहला वाला पेंशन कैंसिल हो जाएगा, ये तो मिलेगा ही और दूसरा वाला भी लग जाएगा साथ ही साथ। इन लोगों में पेंशन की पॉलिसी ऐसी है। क्योंकि कोविड का जब सिचुएशन आया था, कुछ नेताओं ने बड़ी ईमानदारी दिखाई, अप्रिशिएट करना चाहिए उन्हें, उन्होंने अपना पेंशन छोड़ दिया ताकि उस चीज पैसे का यूज गवर्नमेंट हम इंडिया भारतवासियों पे करे, ताकि हम उस सिचुएशन से, पैराडेमिक सिचुएशन दैट था जो हमारा 20 में, उस चीज से हम उबर सके, बच सके, इसलिए गवर्नमेंट ने पैसा वहां अप्लाई किया। उस मूवमेंट पे हमारे देश की बड़ी तारीफें हुई, बहुत ज्यादा, आपने भी सुना होगा और सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे इंडिया का। कहीं ना कहीं कोविड के बाद इंडिया का वर्चस्व से काफी बढ़ा है, आपने देखा होगा। बड़ी डेवलप शहर कंट्री है अमेरिका वगैरह, लेकिन कोई प्रॉपर मेडिकेट तैयार नहीं कर पाया था, लेकिन इंडिया ने किया। आपको क्या पता है, अमेरिका ऐसे थोड़ी है यहीं के आदमी जाके वहां बसे हुए हैं, यहीं के लोग जाके वहां सक्सेस करा रहे हैं। अमेरिका कहता है कि आप इंजीनियर बनिए और फिर मेरे देश में आइए, वेलकम है, डबल पैसा देंगे। और पैसा देने का मतलब इंडिया में वो नहीं है चीजें, यहाँ पैसे के चक्कर में लोग पहुंचे रहते हैं। क्योंकि ऐसे बता रहा हूँ, कभी सोचा है आपने, कुछ लोग के अकाउंट भरे हुए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना पैसे के, बिना ट्रीटमेंट के मर जाते हैं, और कुछ लोग के अकाउंट भरे पड़े हैं। कितना डिफरेंस है, क्योंकि लोग की सोच अब ये हो गई है कि हम पैसा कमाएं और जमाते रहे, जमाते रहे, जमाते रहे। पहले के लोग क्या थे कि लोग कमाते थे, शाम को खाते थे, आराम से सोते थे, चैन की नहीं, फिर सुबह उठना है, जॉब करना है, कमाना है, दिहाड़ी बनाना है, फिर से परिवार के साथ सुखी से रहना है। अब तो लोग परिवार छोड़ के 4-4 साल विदेश रहते हैं। देखो, सही जिंदगी का मतलब ये है कि कमाना भी प्लस परिवार के साथ समय बिताना, क्योंकि जिंदगी बार बार मिलती नहीं। सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा भी मत पड़ जाइए कि अरे इतने पैसे कमाइए कि अगर 4 साल 5 साल बैठ के भी खाना होगा खाइए और परिवार को भी चलाइए, हर चीज करिए। अब ये कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि नहीं हम 4 ठो चरवैया खड़ा करेंगे, ये करेंगे, अच्छी सोच है, लेकिन उस सोच से क्या अंदर आप ये देखिए, जो लोग पैसे बहुत ज्यादा भी कमाते हैं, क्या वो भी सुखी है? नहीं है। सुखी वही है जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो 2 रुपए 4 रुपए कमाते हैं, 2 रुपए बचाते हैं, 2 रुपए खाते हैं और चैन से जिंदगी जी रहे, टेंशन नहीं है। जो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं वो भी परेशान है, आपने देखा भी था कितने लोग सुसाइड किए एक्टर लोगों में। सिर्फ दिक्कत ये थी पैसे को लेके, जब प्रेशर आपकी, आपको क्या लगता है बिजनेसमैन लोग बहुत खुशी रहते हैं? लोग नहीं, उनके ऊपर भी बहुत कर्जा होता है, लेकिन इतनी इतनी उनका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, अ, अरे यार क्या बोला जाता है, ट्रांजेक्शन नहीं, क्या वर्ड यूज किया जाता है, याद नहीं आ रहा है वर्ड, उसके लिए क्या बोलते हैं हिंदी में ही तो, नहीं आ रहा, इंग्लिश वाला नहीं आ रहा, हिंदी तो टर्नओवर, इतना टर्नओवर रहता है उन लोगों का कि सब मेंटेन रहता है, लेकिन कर्जे में रहता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब कर्ज से फर्ज निभाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही बात है कि जब टैक्स की चोरी हम लोग करते हैं तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं वो चीजें उठानी पड़ती है। आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा नहीं होगा, अब पैसा इकट्ठा नहीं होगा तो गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं करेगी। इसलिए देखते हैं ना, लिमिट बनी होती है, मैंने बताया था कि एज के हिसाब से लिमिट बनी होती है कि आपको इतना टैक्स पे करना होता है। लेकिन और मैंने ये बात कही थी, ब्लैक मनी का मतलब कुछ और नहीं है। जो पैसे आपके अकाउंट से परे हैं, जो गवर्नमेंट की नजर में नहीं है, वो सारे पैसे ब्लैक मनी ही होते हैं। अगर चीजें आपके अकाउंट में आती है तो अपने हिसाब से बैंक वाले टैक्स डिडक्ट कर देते हैं, कुछ ना कुछ लिमिट होती है 5% 10% की, तो डिडक्शन हो जाता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट उनसे भी टैक्स लेती है जो जुआ खेल के लॉटरी से पैसे जीतते हैं, लेकिन उनसे टैक्स थोड़ा है हाई होता है, लगभग 31% के करीब में होता है। जैसे ड्रीम इलेवन ही एक जुआ है, अगर आप उसमें 10,000 से अब जीतते हैं तो पहले ही 21% आपका क्या काट लिया जाएगा, जीएसटी ही नहीं, टैक्स का है, हर जगह जीएसटी नहीं लगेगा, रूल्स है कि जीएसटी लगेगा, तो टैक्स काट लिया जाएगा 31%, गवर्नमेंट काटेगी, कहती हम रख ले रहे हैं अब बाकी आपका। समझ आ रही बात ना? तो मतलब गवर्नमेंट हमारे ही पैसे में से ले लेके बचाती है, फिर हम पे ही इन्वेस्ट भी करती है। अभी रिसेंटली नया बजट तैयार हुआ है, पता ही चला होगा आप लोगों को, काफी उसमें है, देखो चीजों को सस्ता करने की भी कोशिश करने किया गया है, काफी गवर्नमेंट कर रही है हमारे लिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करिए जो आप आपके पर्सनली के बारे में मत सोचिए, जो आपके देश के लिए कर रहा है उसको सिलेक्ट करिए, ठीक है, जहां बाकी देश आपको रेस्पेक्ट दे। आपको मैंने एक बात और कहा था
जिस सिचुएशन में जब अभी अभी भी लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रसिया की, और उस सिचुएशन में हमारे जो भारतीय लोग के जो वहाँ स्टडी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ कॉस्ट थोड़ी कम होती है पढ़ाई की, शिक्षा की, इसलिए यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे वो, डॉक्टरी की अभी जो भी। वैसी कंडीशन में जब रूस किसी देश की बात नहीं सुन रहा था, उस वक्त भारत की सुन रहा था। और ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। सोचिए आपका लेवल जिसको लोग अरे भारतीय ऐसे हीन भावना से देखते थे, आज उनका वर्चस्व बढ़ा हुआ है हमारे भारत का। और वैसी सिचुएशन में इतना दिया गया था कि रशिया ने बमबारी अपने जो भी चीज कुछ टाइम के लिए थाम दिया कि भाई निकाल लीजिए अपने बच्चे। और यहाँ तक कि अदर कंट्री वाले भी हमारा फ्लैग यूज करके वहां से अपने आप को निकाला है, भारत का झंडा लगा के। कितनी बड़ी शान की बात है कि ये लेवल था कि जिस ट्रक पे जिस बस पे अगर तिरंगा दिख गया, उसको अगर गलती से भी टच किया किसी ने तो फिर दिक्कत में आ जाए, ऐसी वार्निंग थी। और देखिए फाइनली हमारे काफी लोग बाहर आ गए। पहले जो लोग नुकसान हो गया होगा, जिनके साथ क्षति हो गई होगी, अब उनका तो नहीं कर सकते भाई, क्योंकि पता थोड़ी था, रशिया ने फोन थोड़ी किया था कि भारत वाले देख लीजिए भाई, उसका सिचुएशन की है। और लड़ाई का रीजन आप लोग जानते ही होंगे कि क्यों लड़ाई चल रही है, नहीं जानते हैं? रीजन ये है कि नाटो होते हैं जो 30 देशों का समूह होता है। अब देखो इस वाले में झगड़ा हुआ, हम लोग 30 लोग मिल को मारने लगे, समझ आ रही मेरी बात ना? मतलब किसी एक से दुश्मनी होती है तो 30 देश मिल जाता है, तो 30 देश में वो भी आना चाहता है, कौन? यूक्रेन। और रसिया नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता समझिएगा। रसिया का जो बॉर्डर है, मानी रसिया है, इसी कहीं बॉर्डर पे अगर देश बसे होते हैं ना, देश अभी थोड़ी इसी किसी छोटे हिस्से में एक यूक्रेन छोटा सा देश बसा हुआ है, यूक्रेन। अच्छा बताइए, अगर यूक्रेन नाटो में मिल जाएगा तो यहाँ 30 देश का आना जाना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं आएगा? कोई चाहेगा कि हमारे गांव के चौराहे पे दुश्मन लोग आए? नहीं चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है जब यहाँ आएगा स्ट्रैटेजी भी तो होने लगेगी, तब सोचेंगे सब मार के एक साथ रसिया को खत्म ही कर दिया जाए। तो बहुत सारी दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सही है। और यूक्रेन क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि हम नाटो में शामिल हो जाए ताकि हम किसी के गुलाम न रहे। कहीं ना कहीं तो यही महसूस होता है कि हम रशिया के गुलाम हैं। तो ये नहीं चाहिए, नहीं चाहते, नहीं चाहते कि हम लोग के पास पावर हो। और नाटो जो है 30 देशों का समूह। समझ आ रही है बात? तो वही सारी चीजें उसमें शामिल होना चाहती है। ठीक है, तो इसीलिए लड़ाई हो रही है। ये चाहता है कि हम शामिल हो जाए, वो चाहता है कि नहीं नहीं तुमको हम शामिल नहीं होने देंगे। ठीक है, और तो उस चक्कर में देखिए कितना नुकसान हो रहा है। बहुत पब्लिक और राष्ट्रपति भी हुआ है, उग्रवादी है वहाँ, जेलेंस्की करके जो है, वो पागल ही है। आराम से अपना रहते जैसे रह रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो जो भी सोच रहा हो, लेकिन नुकसान हो रहा है ना। गवर्नमेंट लड़ाई कर सकती है, देश दूसरे देश में हमला कर सकता है, लेकिन वहां का राष्ट्रपति, वहां का प्रधानमंत्री क्या सोचता है कि हमारे पब्लिक को कोई नुकसान ना हो, लेकिन वहां नुकसान हो रहा है। वहां नुकसान हो रहा है, समझ में आ रही बात ना? ठीक। तो टैक्स से ही हमारा कहीं ना कहीं बजट ज्यादातर अमाउंट कलेक्ट होते हैं, और वही पैसा हमें लगाया जाता है। अच्छा, ये सारी चीजें जब नहीं होती है, नहीं करते हैं, तो क्या होती है? महंगाई बढ़ती है। और पहले टैक्स की चोरी भी होती थी, टैक्स की चोरी होती थी। जैसे मैंने कह दिया बाद में टैक्स देंगे, और हम सामान के साथ टैक्स दे रहे हैं, बेहतर क्या है? हम बाद में टैक्स देंगे। गवर्नमेंट जानती नहीं है कि आप चूतिया बना रहे हैं, तो इसीलिए क्या कहती है, नहीं आप गुड्स के साथ ही टैक्स दे दीजिए ताकि हमारा हिसाब आपका हिसाब बराबर हो। समझ आ रही बात ना? तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वैट के बाद, गवर्नमेंट ने वैट के बाद क्या किया, जीएसटी को लागू किया। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ, तो मैंने बताया था क्या था, एक बार चेक भी कर लीजिएगा, आप लोग जाइएगा तो आज ठीक है, कौन भारत का कौन सा राज्य था जिसपे जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था, चेक कर लीजिएगा। और जीएसटी पहले से ही है तो किसी देश से लिया गया है, ये भी चेक कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, जो भी है। और कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। हाँ, मोदी जी के सारे काम आधी रात को लागू होते हैं। ठीक है, 12 बजे के बाद। ठीक है, तो बात समझ में आएगी। अब जीएसटी के भी टाइप होते हैं, वैसे 4 होते हैं, लेकिन अपने वहां 3 यूज किए जाते हैं। 4 कौन कौन से थे सोचिए, सुनिएगा ध्यान। पहला है सीजीएसटी, यानी सेंट्रल टैक्स, गवर्नमेंट को जो जाता है। दूसरा है एसजीएसटी, यानी स्टेट को जो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को। और तीसरा होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, आईजीएसटी। और चौथा होता है यूटीजीएसटी। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। क्या होता है? यूनियन टेरिटरी। इसे बोला जाता है केंद्र शासित प्रदेश।
क्या बोला जाता है? ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, पहले बता दीजिए फिर हम आगे बताएं। ठीक, पल्लवी खड़ी जाओ। अपने भारत में कितनी स्टेट है? 20। हटो जाइए। कितने स्टेट है भारत में? हाँ, खड़े नहीं बैठे क्यों बोली दादा? 20। कितनी यूनियन टेरिटरी है? हाँ, सही बात है, वेरी गुड। जो लोग 29 बोल रहा है वो वो लोग हमको लग रहा है 2015 से पहले जी रहा है, तो 2015 से पहले वो 29 वाली बात में काफी कम हो गया है। कम नहीं हो गया है, केंद्र शासित में ऐड कर दिया गया है इस टाइम। यूनियन टेरिटरी जो है वो 8 है और आपकी जो स्टेट है वो है 18। कितने राज्य है? 7 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश 8। सर ये बोला था ये भारत में रहते हैं, एमसी के बारे में आपको आइडिया नहीं रहता है। 7 बता रहे हैं, एक बता रहे हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब थोड़ा सा अलग लेवल पे वहाँ काम चलता है, वहाँ समझ रहे हैं? हाँ, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग हो जाता है, समझ रहे हैं? गजब की पढ़ाई करना, बात नहीं करना है। तो समझ में आ गया ना? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए क्या कहा है जीएसटी के बारे में, सुनिएगा। इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच इज कलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स। ये इनकम है गवर्नमेंट का जो वो हमसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है? कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। In other words, we can say then a tax is financial charge imposed by state and central government. या अदर वर्ड में ये कह सकते हैं, दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फाइनेंशियल चार्ज है, फाइनेंशियल में समझ रहे हैं ना, वित्तीय वर्ष के हिसाब से ऐसा चार्ज है जो हमसे कौन लेता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। A tax is a fee which is charged by government to a person or business. टैक्स क्या है? एक फी है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है किस पे? या तो किसी व्यक्ति पे या तो कह रहा है इंडिया इज फेडरल कंट्री वेयर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेवी द कलेक्ट टैक्स। यहाँ पर मतलब कि ऐसा देश है भारत जहां उसके पास ये अथॉरिटी है कि क्या कर सकता है? कौन कौन? केंद्र और राज्य दोनों पैसा क्या कर, टैक्स को क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू द पावर प्रिस्क्राइब क्या है? प्रिस्क्राइब्ड है ना? प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन the central can levy the tax manufacture of goods and rendering of service and the state can levy tax on the sales of goods। मतलब पहले जो टैक्सेस थे वो आपके गुड्स पे जो होते थे तो सेपरेट वाली बात थी, और अभी क्या हो रहा है? इनबिल्ट रह रहा है। जैसे जीएसटी जब लागू हुआ तभी भी लोगों के साथ बड़ी चीटिंग हुई थी। कोई चीज देते थे तो कहते तो अलग से जीएसटी पे हुआ 5 रुपए होता था, और लोग देते थे, इसलिए लोग परेशान हो गए थे जीएसटी को लेके। बहुत कोई भी चीज नहीं आती है तो सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग उसका क्या करते हैं? विरोध भी करते हैं, अपोजिशन में रहते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में लोगों को यही लगा क्योंकि अभी प्रॉपर्ली अप्लाई हुआ नहीं था तो लोगों को लगता था ये खराब है,
लेकिन जब लोगों को रियलाइज हुआ, गवर्नमेंट भी इस पे एक्टिव हुई कि नहीं, आपको अलग से जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें में अमाउंट में क्या है, इनबिल्ड है, तब लोगों को समझ में आया कि जीएसटी क्या है, बेहतर है। इससे एक फायदा क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा कलेक्शन स्टार्ट होगा, और कलेक्शन होगा जब पैसा होगा देश के पास हमारे बजट में, तभी तो क्या होगा, देश की तरक्की होगी, और देश की ही तरक्की नहीं हमारी भी। पहले मेरे दिमाग में अक्सर आया करता था कि जब नोट की छपाई मशीन से होती ही है तो क्यों ना भरपूर छाप देते हैं। बचपन में एक ख्वाहिश थी और रास्ते पे ढूंढते हुए चलता था कि शायद वो मशीन मिल जाए, लेकिन क्या था उसका कंडीशन क्या है कि, बताओ तान्या, किस हिसाब से नोट की छपाई होती है? जितना पैसा दे सकते हैं ऐसे सब। पैसे ही छापते हैं, पैसे की बेचते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती है गोल्ड पे, क्या है कि अपने देश में कितना सोना है, उसके बेस पे प्रिंटिंग होती है। अब 10 लाख रुपया तो 10 लाख नोट छाप देंगे, 10 लाख तो ऑलरेडी है ही ना, उसकी भी पे थोड़ी होगी, नोट की भी पे नोट छापते हैं गोल्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा, गोल्ड के बिहार पे प्रिंटिंग होती है और गवर्नमेंट ऐसी प्रिंटिंग करती है, वो नोट की क्या होता है। देखो जीडीपी ऐसी चीज है, सुनिए ध्यान से, कि जो देश की जो पैसे कलेक्ट करते हैं जब कोई भी चीज, ठीक है, तो एक बार नहीं, जैसे अमाउंट की इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट वाली बात आती है, तो पैसा कलेक्ट जब हम करते हैं, तो अगर प्रॉपर्ली टैक्स वगैरह जब कलेक्ट होते हैं, ठीक है, राइट वे में, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस करके होता है, मैं कभी दिखा दे रहा हूँ आपको, उसका फुल फॉर्म नहीं जानना है, और उससे इसमें उल्टा है, घटती है तो क्या है, और बढ़ती है तो, समझ रहे, उल्टा है इसमें कंडीशन, ये मत सोचिएगा बढ़ गया तो बहुत खुश हो गए, इसमें थोड़ा सा है फुल फॉर्म आप जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझ रहे हैं, ये चीजें किस पे डिपेंड करती है, लिखिए फुल फॉर्म लिखिए पहले, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है, जो हम जो चीजें बनाते हैं घरेलू रूप से, समझ रहे हैं, जो भी हो गया, जैसे कि नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर से हुआ या कोई कंपनी से हुई, इकोनॉमिक रेट हो गए, काफी चीजें हैं। देख रहे हैं ना, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ए मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू all the final goods and service produced and sold specific time period by the country। जैसे कि क्या होता है, जब हम कोई सामान प्रोडक्शन अपने भारत में होता है, वो चीजें हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी वैल्यू की जो प्योरिटी जो भी है, वैल्यू है जब हाई होती है, कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी की रेट क्या होती है, कम होती है हमारे वहां। अब जानते हैं ना कि चीज महंगा कब होती है, कोई भी सामान महंगा कब होता है, जब डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी क्या होती है, बढ़ती है, अब खपत भी, समझ गई बात ना, वो चीज महंगा होने का पर्पज क्या है, यही रीजन, जब प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड ज्यादा हो रही है तो रेट हाई होगा, तभी भी मतलब हर कंडीशन में है, तो वही बात यहाँ पे है, कह रहा है कि ग्रॉस प्रोडक्ट इज मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑल द फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जब एक टाइम के अनुसार कोई चीज बेची जाती है और प्रॉपर्ली वे में चीजें डिमांड बढ़ती रहेगी और हम कहीं सप्लाई करते हैं, उस टाइम जीडीपी का हमारा क्या होता है, वैल्यू। आज जब हम चीज प्रोडक्ट कर रहे हैं, हम चीजें सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो हमारी जीडीपी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, और फिर दिक्कतें हमारे देश को आना पड़ता है, समझ वाली बात है ना, ये चीज होगी। जैसे उसमें बहुत सारी चीजें नहीं हुई, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर भी करते हैं हम लोग, भारत कृषि प्रधान देश है ना, पता है, तो हम लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर वाला काम अपनी साइड में ही, सरकारी बात ना, तो मतलब अलग अलग लेवल दिया जाता है, एग्रीकल्चर से हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया, तो नहीं उत्पादन, दूध उत्पादन या फिर पता नहीं क्या क्या उत्पादन होते हैं, मछली पालन, बहुत सारी होते हैं ना, वो सारी चीजें, कृषि कल्चर वगैरह जो कहते हैं, वो सारी चीजें, तो वो जैसे वर्क हो गया, बिजनेस हो गया, ये सारी चीजें से जीडीपी को पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे घटता है या बढ़ता है, जो भी चीजें होती है, ठीक है, समझ आ रही बात ना,
यही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस एंड सोल्ड द स्पेसिफिक टाइम पीरियड कंट्री ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स एंड सब्जेक्टिव नेचर दिस मेजर इन ऑफ्टन रिवाइज्ड बिफोर द being considering and relative इंडिकेटर। ठीक है, जैसे कि आपका तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन दिया हुआ है, एग्रीकल्चर दिया हुआ है, और भी सारी चीजें दी हुई हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये पता नहीं हाइड हो जाए। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द वैल्यू एडेड क्रिएटेड थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और प्रोडक्शन ऑफ गुड कैसे कर सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर के माध्यम से करिए, या आप देखते हैं मधु पालन, पता है क्या क्या होती है सारी चीजें, वो भी तो होती है सारी चीजें। हाँ, फिशी फिशी कल्चर होता है, फिशी कल्चर जानते हैं ना, जो भी बागवानी वगैरह करते हैं, मसाले की खेती हो गई या फिर जो भी हो गई, तो हर जगह, हाँ चाय की हो गई, जो भी हो गई, ठीक है ना, ये सारी चीजें हो जाती है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे जीएसटी के बारे में। अब टाइप ऑफ टैक्स देखिए, तो टैक्स कितने टाइप के होते हैं, तो टैक्स दो टाइप से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब समझिएगा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री है, क्या है आपकी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आते हैं कि नहीं आते हैं। मान लीजिए हमको जूता ही बनाना है, जूता ही तैयार करना है, हमारी फैक्ट्री जूते की है, मान लीजिए जूता तैयार करते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट का मतलब हमारी फैक्ट्री का, हमारे बिजनेस का गुड क्या कहना है, लेदर, तोल, ये सारी चीजें ना मंगाएंगे आप लोग, और फिर उसको बना के क्या करेंगे, स्कूल बना के मार्केट में निकाल देंगे, यही करते हैं ना। तो कोई सामान फैक्ट्री तक आया और प्रोडक्शन हुआ उस चीज का, और तब तक जितने भी उस पर खर्चे हो रहे हैं सब कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाते हैं, और एक बार सामान बन के तैयार हुआ और मार्केट में निकला, फैक्ट्री से बाहर हुआ, तब उसमें जितने भी टैक्सेस लगेंगे उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बात क्लियर हुई क्या कह रहा हूं, जब तक कोई सामान फैक्ट्री तक आता है, जब तक वो बन नहीं जाता है, तब पे जितने भी पैसे लगते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, तो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। और एक बार वो चीजें बन के तैयार होकर एक बार फैक्ट्री से बाहर निकल जाती हैं, तो उस पे लगने वाला टैक्स क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। बात क्लियर है, ये चीजें यहाँ दी गई हैं। देखिएगा, direct indirect, a direct tax is the one which is incidence of the tax lay the same person and which cannot be shifted to another person। एक टैक्स, एक दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि ऐसी चीजें, ऐसे टैक्स जो सेम पर्सन से ही चीजें की जाए, वहां भी डायरेक्ट वाली बात आती है, और जो किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है, जब सेम पर्सन की बात आ गई तो किसी और की बात नहीं होगी, उसे भी डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। या सिंपल वे में जो मैंने समझा है उसको एकदम फोकस किया रहेगा, आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कह रहा है इनडायरेक्ट को लेके, एन इनडायरेक्ट टैक्स इज वन इज विच द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ले टू द वन पर्सन एंड विच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। और जिसमें शिफ्टनेस की बात आती है, जैसे सैलरी हो गई, सैलरी क्या हो गया, किसी और को देंगे ना, सेम पर्सन की बात नहीं आ रही है, किसी और को देंगे, तो सैलरी का अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सैलरी अगर देते हैं तो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और सैलरी पाते हैं तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। इनकम भी दो टाइप से, टैक्स भी दो टाइप से और इनकम भी दो टाइप से। सुनिएगा, एक्सपेंस, एक्सपेंस की भी बात आती है तो वही बात होती है। अब देखिए एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अलग है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या कहता है, वही चीज मैंने फैक्ट्री वाली चीजें बताई, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और डायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनकम में भी कैसा होता है, यही सेम प्रोसीजर कि इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे सैलरी है, अगर देते हैं तो क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है। कैसा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और सैलरी पाते हैं तो क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इनकम बोलेंगे। याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। और हाँ, बताएंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, अभी और रिपीट होगी थोड़ी देर। अभी डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे, मैंने थोड़ा सा गलत वे में चला गया था। यहाँ कह रहा है कि टैक्स किसे कहते हैं, जब सेम पर्सन से कोई चीजें की जाए और वो चीजें किसी और पे शिफ्ट ना हो, उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और जहां किसी और पे शिफ्टनेस वाली बात आ जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोलेंगे। अब देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में क्या दिया हुआ है, इंडिया इज द फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल, वही ऊपर वाली चीज दी गई है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। और कैसे कैसे होती है, देखिए, ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है, द इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम इन
efficiency and limitation due to the multiple taxes, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया, अदर टैक्सेस लगता है एजुकेशन पे, कहाँ लगता है, ये भी टैक्स लगता है सेस का, वो कहाँ लगता है, एजुकेशन वगैरह का लगता है, शिक्षा पे। समझ आ रही मेरी बात ना। और उससे पहले क्या यूज करते थे हम लोग, वैट यूज करते थे, वैल्यू एडेड टैक्स। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, जीएसटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जीएसटी का मॉडल देखते हैं। पहला मॉडल है डुअल जीएसटी मॉडल। डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। डुअल जीएसटी मॉडल के हिसाब से, यानी उसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को यह अधिकार दिया गया है कि आप टैक्स लगा सकते हैं और उनसे कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सुन लीजिए ध्यान से, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। सप्लाई क्या क्या है सुनिएगा। जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। सप्लाई के दो तरीके से समझा जा सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब दो टाइप से आप सप्लाई किसी को दे सकते हैं, एक तो गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं और एक सर्विस की। अच्छा ये बात है, आप कोई सामान बेचते हैं या खरीदते हैं तो आपको सप्लाई दिया जा रहा है, सामान का सप्लाई दिया रहा है। अच्छा मान लीजिए हमारे यहाँ पे जरूरत है इंटरनेट की, तो आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से इंटरनेट की सर्विस लेते हैं ना, तो सर्विस हो गई, क्या कराएंगे वो, सर्विस कराएंगे, तो सामान नहीं कहेंगे ना। मान लीजिए बिजली आप यूज करते हैं 1 महीने का पेमेंट कर दे बाद में, तो बिजली से क्या ले रहे हैं आप लोग, सामान है, सर्विस ले रहे हैं। समझ रहे हैं, दो टाइप से मतलब सप्लाई होती है, एक सर्विस के माध्यम से और एक सामान के माध्यम से। बात क्लियर है, ठीक है। आज क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग घर से और भी जीएसटी के बारे में पढ़ के आइएगा।